जंगल से दूर पहाड़ी इलाके में एक घने से पेड़ पर 3 चीलें घोंसला बनाकर रहती थीं। वे तीनों चीलें आपस में बहनें थीं, इसीलिए काफी समय से वे तीनों एक साथ ही रहती थीं। बारू चील, पक्षियों का मांस खाए हुए कितना समय बीत गया। अब तो ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में कभी भी पक्षियों का मांस नहीं खा सकती। हाँ दीदी, पक्षी बड़े ही चालाक हो गए हैं। उन्हें पता है ना कि हम यहाँ पर 3-3 चीलें पक्षियों का शिकार करने के लिए बैठी हुई हैं। तभी तो कोई पक्षी पहाड़ी इलाके के करीब भी नहीं आता। कोई बात नहीं बहनों, परेशान ना हुआ करो। हमारा पेट तो वैसे भी रोजाना भर ही जाता है ना, अब वो चाहे पक्षियों का मांस खा के हो या फिर दाल सब्जी खा के। और वैसे भी मुझे यकीन है एक दिन तो वो आएगा जिस दिन बहुत सारे पक्षी एक साथ हमारे हाथ आएंगे। हम उस दिन पार्टी करेंगे, पार्टी। पक्षियों का मांस बहुत मजे ले लेकर खाएंगे। तीनों चीलें शिकार करने कभी भी पक्षियों के जंगल में नहीं जा सकती थीं, क्योंकि पक्षियों के जंगल में हर समय महाराज के सैनिकों का पहरा रहता था। उधर ही पहाड़ी इलाके में एक बड़े से लकड़ियों के घर में 4 उल्लू रहते थे। वे चारों उल्लू भी आपस में भाई थे, इसीलिए वे सब भी एक साथ ही रहते थे। अरे अरे भाइयों, बहुत बुरी खबर लेके आया हूँ। तुम सब भी सुनोगे तो परेशान हो जाओगे मेरी तरह। क्या हो गया उल्लू भाई, ऐसी भी क्या खबर लेकर आ गए? बताओ ना, जल्दी से बताओ ना, क्या बुरी खबर है? हाँ बताओ ना भाई, क्या बुरी खबर है? मुझे तो अब टेंशन होने लगी है। अरे भाइयों, 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे इस पहाड़ी इलाके में बहुत खतरनाक सर्दियाँ पड़ने वाली हैं। ऐसी सर्दियाँ पड़ेंगी कि हर जगह बस बर्फ ही बर्फ होगी, और सर्दी की वजह से हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मैंने सुना है इस साल जो सर्दियाँ पड़ेंगी वो हर साल के रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। अरे भाई, बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? हमारा घर कौन सा खुला हुआ है? हर जगह से बंद तो है हमारा घर। सर्दी हमारे घर में बिल्कुल नहीं आएगी। और वैसे भी पिछले साल की कंबलें भी तो हमारे पास रखी हुई है ना, हम उससे ही ओढ़ के आराम से बैठे रहेंगे सारा दिन। हाँ भाई, सर्दी जितनी पड़नी है पड़े, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो सारा दिन बस आराम से अपने बंद घर में बैठे रहेंगे। हाँ यार, ये बात तो है। अच्छा है कि इस साल हमारे पास अपना खुद का घर है, वरना हर साल की तरह इस साल भी हमें जगह जगह मारे मारे कोई जगह ढूंढनी पड़ती। तभी उस उल्लू को याद आता है कि इसी पहाड़ी इलाके में वे तीनों चीलें भी तो रहती हैं, जिनके पास तो अपना बन घर भी नहीं है। अरे भाइयों, हमारी तो खैर है, पर हमारे इसी पहाड़ी इलाके के अंदर वे जो तीनों चीलें रहती हैं, उनका क्या होगा? अरे हाँ, उन बेचारियों के पास तो अपना बन घर भी नहीं है। वो बेचारियां तो ठंड में मर जाएंगी। नहीं नहीं यार, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन तीनों चीलों को जाकर बता दें कि 1-2 हफ्ते में यहाँ पर बहुत खतरनाक सर्दियाँ पड़ने वाली हैं। इसीलिए वे तीनों चीलें कोई जगह ढूंढ लें जहाँ पर वे सर्दियों से बच सकें। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। चलो चलो, हम दोनों चलते हैं और जाकर उन तीनों चीलों को ये बात बता देते हैं। फिर क्या, वे दोनों उल्लू भाई चीलों को संदेश देने के लिए चीलों के पास चले जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तुम दोनों उल्लू हमारे घोंसले में, खैर तो है ना सब? बारू चील, कुछ भी खैर नहीं है। बहुत बुरी खबर है। मुझे पता लगा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी, इतनी ज्यादा कि हर जगह बस बर्फ ही बर्फ होगी। हम उल्लुओं के पास तो अपना घर है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो आराम से अपने बंद घर में बैठे रहेंगे। हाँ चीलों, तुम तीनों इतनी सर्दी के अंदर कहाँ जाओगी? सोचो जरा, तुम तीनों के पास तो अपना बंद घर भी नहीं है। ये बात सुनकर तो वे तीनों चीलें बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। अरे उल्लू भाई, क्या यार, कैसी बुरी खबर लेकर आ गए? अच्छा भला बैठे हुए थे, बिला वजह आपने हमें टेंशन में डाल दिया। हाँ, तुम उल्लुओं की तो खैर है, बड़े मजे हैं तुम्हारे तो। तुम्हारे पास तो अपना बंद घर है, पर हम तीनों चीलें सर्दी में कहाँ जाएंगी? चीलों यार, परेशान नहीं हो तुम तीनों। मेरे पास एक जगह है जहाँ पर सर्दी के मौसम में तुम तीनों चीलें आराम से गुजारा कर सकती हो। कौन सी जगह? बताओ ना, कौन सी जगह है वो? अरे भूल गई, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बंद गुफा है। तुम तीनों चीलें वहाँ पर चली जाना, वहाँ पर तुम तीनों को ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, ये तो हम भूल रहे थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारे उल्लू। अब सर्दी के मौसम में हम तीनों उस गुफा के अंदर ही चली जाएंगी। फिर वे दोनों उल्लू चीलों को संदेश देकर वापस अपने घर चले जाते हैं। भला उस उल्लू का जो इसने हमें पहले से ही बता दिया। अब जैसे ही सर्दी आएंगी हम फौरन से उस गुफा के अंदर चली जाएंगी। बारू चील, ये सब तो ठीक है, पर हमें नहीं पता सर्दियाँ कितने हफ्ते रहेंगी। हम गुफा के अंदर भूखे प्यासे कितने दिन रहेंगे? हमें खाने के लिए वहाँ पर भोजन तो चाहिए होगा ना? हाँ दीदी, गुफा के अंदर अगर मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। छोटी की बात सुनकर बारू चील के मन में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। वाह, क्या बढ़िया उपाय मिल गया मुझे।
अब हम गुफा के अंदर जितने दिन भी रहेंगे, रोजाना हम मांस खाएंगे, रोजाना हमारी पार्टी होगी पार्टी। पर बारूचील, वो कैसे? मांस कहाँ से आएगा गुफा के अंदर? देखो मेरी बात सुनो, जैसे उस उल्लू ने हमें आकर खबर दी कि यहाँ पर सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, इसीलिए हम तीनों जाकर गुफा के अंदर छुप जाएं। बस इसी तरह वे उल्लू पक्षियों के जंगल में जाकर उन्हें झूठी मूठी खबर दे कि उनके जंगल में भी बहुत खतरनाक सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, इसीलिए वे सारे पक्षी फौरन से जाके गुफा के अंदर छुप जाएं। हाँ, ये तो बढ़िया उपाय है। पक्षी भी गुफा में होंगी और हम भी उस गुफा के अंदर जाएंगे, तो फिर पक्षियों को तो हमसे कोई बचा नहीं सकेगा। चलो फिर मैं जाती हूँ और उन उल्लुओं को ये सारा प्लान समझा देती हूँ। बस फिर क्या था, बारूचील उल्लुओं के घर में आती है और उन्हें अपना सारा प्लान अच्छे से समझाती है। बारूचील, ये सब तो ठीक है, पर इतना कुछ करने में हमारा क्या फायदा? देखो भाई, बात सीधी सी है, मुश्किल वक्त किस पर नहीं आता। आज हम पर है, कल तुम पर भी होगा, इसीलिए आज हमारी मदद करो। कल जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त होगा तो हम भी तुम्हारे काम आएंगे। बारूचील की ये बात सुनकर वे उल्लू मान जाते हैं। अगले दिन सुबह प्लान के मुताबिक एक उल्लू पक्षियों के जंगल में आता है और उन्हें झूठी मोटी खबर देता है कि उनके जंगल में खतरनाक सर्दियाँ पड़ने वाली हैं। देखो भाई, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब मैंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। सर्दी आने से पहले पहले ही तुम सारे पक्षी गुफा के अंदर जाकर छुप जाना, ताकि वहाँ पर सर्दी न लगे। ये बोलकर वे उल्लू वापस पहाड़ी इलाके में चला जाता है। मीनू चिड़िया, ये उल्लू क्या बोल गया? अगर वाकई में ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द उस गुफा के अंदर चले जाना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, हम कल ही अपना खाने पीने का सामान लेकर उस गुफा में चले जाते हैं, वरना अगर सर्दियाँ आ गई तो वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं पक्षियों, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तुम सबको तो पता है ना कि गुफा पहाड़ी इलाके में है और पहाड़ी इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं। तो मीनू चिड़िया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बंद घर भी नहीं है, हम बिना घर के सर्दी के अंदर कैसे रहेंगे? मीनू चिड़िया के पास एक उपाय था। मीनू चिड़िया सारे पक्षियों को अपना भी उपाय बताती है। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। पहाड़ी इलाके में तो खतरनाक सर्दी पड़ गई थी, हर जगह पर बस बर्फ ही बर्फ थी। चलो चलो, बहुत सर्दी है यहाँ पर, हम जल्दी से उस गुफा में चले जाते हैं। वैसे भी वो सारे पक्षी भी गुफा के अंदर ही होंगे। वे तीनों चीलें फिर ये सोचकर उस बंद गुफा के अंदर चली जाती हैं। पर जब वे तीनों चीलें गुफा में आती हैं तो वे क्या देखती हैं? गुफा के अंदर तो एक पक्षी भी नहीं था। अरे ये क्या, गुफा के अंदर तो एक पक्षी भी नहीं है, कहाँ गए सारे पक्षी? मुझे तो ऐसा लगता है उस चालाक उल्लू ने पक्षियों को बोला ही नहीं होगा, तभी तो वे सारे पक्षी गुफा में नहीं आए। उधर पक्षियों ने तो कमाल ही कर दिया था। वे सारे जमीन के नीचे थे। उन सब ने जमीन के नीचे बड़ा सा खड्डा खोदकर नीचे रहने के लिए जगह बना दी थी। अरे अरे भाई, हमारा प्लान सारा चौपट हो गया। हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। मैं अभी गया था पक्षियों के जंगल में, मैं तो देख के हैरान रह गया। पक्षी बड़े ही चालाक निकले। उन सबको सर्दी न लगे इसलिए उन सब ने जमीन में बड़ा सा खड्डा किया और वे सारे पक्षी जमीन के अंदर रह रहे हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब वे सारे पक्षी गुफा में गए ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ भाई, वे चीलें तो हम पर बहुत गुस्सा होंगी। उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा ये हमने जानबूझ के किया है। चल चल छोटे, जल्दी से मेरे साथ चल, हमें कुछ करना होगा। बड़ा भाई फिर छोटे भाई को अपने साथ लेकर गुफा के पास चला जाता है। वे दोनों उल्लू आकर उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। चलो, अब ये सारी चीलें गुफा से बाहर कभी नहीं आ सकती। ये अच्छा हो गया। हाँ भाई, अगर ये चीलें गुफा से बाहर आ जाती तो हमें मार मार के हमारा भरता बना देती। उल्लुओं ने अपने आप को बचाने के लिए उन तीनों चीलों को हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर बंद कर दिया था। कुछ दिन के बाद वे चीलें अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं। भूख प्यास की वजह से वे चीलें वहीं मर जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कालू कौवा टैंकर में पानी भर के जंगल ले जाता और जंगल में आकर वे पक्षियों की टैंकियों में भरता था। पर कालू कौवे की दोस्ती रानी कौवी से हो गई थी, इसीलिए वे हर समय उससे फोन पर बातों में लगा रहता था और वे पक्षियों के जंगल में पानी सप्लाई करने का भूल जाता था। एक दिन वे फोन पर बातों में लगा लगा नदी से आगे निकल जाता। वे भूले से नाले पर आ जाता और आज वे अपने टैंकर में गलती से नाले का पानी भर के ही पक्षियों के जंगल ले जाता। वे गलती से पक्षियों की टैंकियों में नाले का गंदा पानी भर देता। कालू कौवे को पता भी नहीं चलता कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ भाई कौवे, सभी जंगलों में पानी सप्लाई कर दिया है ना?
हाँ उल्लू सेठ, कर दिया है, सारे जंगलों में पानी सप्लाई कर दिया। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। कालू कौवा समझ रहा था कि उसने अपना काम कर दिया है, पर उसे पता नहीं था कि उसने तो अपना सारा काम आज उल्टा ही किया है। उधर जब मीनू चिड़िया बर्तन धोने के लिए नल खोलती है तो नल में से तो साफ पानी की जगह नाले का गंदा पानी निकलने लगता है। हाय रे, कितना गंदा पानी आ रहा है इस नल से। छी छी, कितनी गंदी बू भी आ रही है इस पानी से। जरूर ये कालू कौवे का काम है। आज मेरी टंकी में साफ पानी की जगह ये गंदा पानी डाल गया, तभी तो ऐसा पानी आ रहा है। उधर बुलबुल कपड़े धोने वाली थी तो उसके नल से भी वही नाले का गंदा पानी निकलने लगता है। हाय रे, आज ये मेरे नल से इतना गंदा पानी क्यों निकल रहा है। अगर इतने गंदे पानी से कपड़े धोऊंगी तो मेरे कपड़े साफ होने के बजाय और गंदे हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सारे पक्षी एक जगह पर जमा हो जाते हैं और वे एक दूसरे को बताते हैं कि उनके घरों में आज गंदा पानी आ रहा है। हम सबके घरों में आज गंदा पानी आ रहा है, तो इसका तो यही मतलब है कि हम सबकी टंकियों में गंदा पानी भरा हुआ है। हम सबकी टंकियों में तो वे कालू कौवा ही पानी भरता है। इसका मतलब उस कालू कौवे ने आज हमारी टंकियों में गंदा पानी भर दिया है। छोड़ूंगी नहीं उस कालू कौवे को, आज उसने हमारी टंकियों में नाले का गंदा पानी भर दिया। देखा था ना, उस पानी से बू भी कितनी गंदी आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है इन सब के पीछे उल्लू सेठ का हाथ है। अरे उल्लू सेठ ने बोला होगा, तभी तो कालू कौवे ने ऐसा किया। चलो फिर उल्लू सेठ के पास चलते हैं, आज उसकी अच्छे से खबर लेके आते हैं। रुको मीनू चिड़िया, मैं रिपोर्टर हूँ, अपना कैमरा भी साथ ही चलता हूँ। वहाँ से लाइव टेलीकास्ट चलाऊंगा ताकि और पक्षियों को भी पता लगे ना कि उल्लू सेठ ये क्या कर रहा है। बस फिर क्या, सारे पक्षी गुस्से में उल्लू सेठ के वाटर बोर्ड ऑफिस चले जाते हैं। वहां पर आकर सारे पक्षी शोर मचा देते हैं। उल्लू सेठ को ऑफिस से बाहर बुलाते हैं। कबूतर तो लाइव टेलीकास्ट चला रहा था। उल्लू सेठ, हम तुम्हें पैसे देते हैं, पैसे कोई फ्री में नहीं लेते। जो तुमने हमारी टैंकियों में नाले का गंदा पानी भरवा दिया। हाँ उल्लू सेठ, हमारी टैंकियाँ भी गंदी हो गई, अब हमें उन्हें अंदर से अच्छे से धोना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पक्षियों, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हारी टैंकियों में नाले का गंदा पानी मैं क्यों भरवाऊंगा? ओए कबूतर, तुमने कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है? बंद करो इसे। उल्लू सेठ, ये कैमरा कभी बंद नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए ना कि तुम क्या करते फिर रहे हो। ओए कालू कौवे, तुम क्यों चुप खड़े हो? बताओ ना सच कि तुमने नाले का गंदा पानी अपने टैंकर में भर के हमारी टैंकियों में भर दिया। कालू कौवे को अब पता लग जाता है कि रानी कौवी से फोन पर बातें करने के चक्कर में आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, ये सारे पक्षी झूठ बोल रहे हैं। कालू कौवे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सबकी टैंकियों में गंदा पानी भरा हुआ है। तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? अरे बाप रे, ये कबूतर का बच्चा तो लाइव चला रहा है। दूसरे जंगल के पक्षी ये सब देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, मैंने अगर अपनी गलती मान ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरे जंगल के और पक्षी जब मुझसे पानी लेते हैं वो भी बंद कर देंगे। उल्लू सेठ फिर अपना मुंह कैमरे की ओर करता है और बोलता है, ये सब झूठ है, कोई इनकी बातों पर विश्वास न करे। मेरे यहाँ से सिर्फ साफ पानी सप्लाई होता है, नाले का गंदा पानी कालू कौवा बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करता। जरूर ये सारे पक्षी मुझसे जलते हैं, तभी तो ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना के ले आए ताकि मेरा ये काम बंद हो जाए। सुन लो सारे पक्षियों, तुम सबको मुझसे पानी नहीं लेना तो ना लो, पर मेरे बारे में ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाओ। उल्लू सेठ फिर पक्षियों से जान छुड़ाकर अपने ऑफिस में आके बैठ जाता है। कालू कौवे, मुझे यकीन है पक्षी वे सारे सच कह रहे हैं, तुम नहीं किया ये सब। जरा उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगे। दिल तो जा रहा है कि तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। माफ कर दे उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई, पर मैं वादा करता हूँ आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। अब की बार माफ कर रहा हूँ, पर आइंदा अगर ऐसा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सब रानी की वजह से हुआ है, ना मैं उससे बात करता ना ये सब होता। बस फिर अगले दिन से अब कालू कौवा रानी कौवी से बिल्कुल बात नहीं करता और वे अपना काम ध्यान से करने लग जाता है। उल्लू सेठ अब खुद पक्षियों के जंगल में जाकर उनसे माफी मांग लेता है और पक्षियों को वचन देता है कि आइंदा के बाद उसकी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पक्षी भी सारे उल्लू सेठ को माफ कर देते हैं और फिर अगले दिन से दोबारा कालू कौवा पानी का टैंकर लेकर जंगल में आता और साफ पानी उनकी टैंकियों में भरता। जंगल में एक वाटर बोर्ड ऑफिस था जिसका मालिक उल्लू सेठ था। वे आसपास के सभी जंगलों में पानी सप्लाई करता था। उल्लू सेठ ने कालू कौवे को काम पर रखा हुआ था
वे रोजाना टैंकर लेकर पानी भरने के लिए नदी की ओर चला जाता था। वे नदी की ओर आकर अपने टैंकर को पानी से फुल करने लगता। जब टैंकर पानी से फुल हो जाता तो वे जंगल की ओर पानी सप्लाई करने चला जाता। वे एक एक करके सभी पक्षियों के घरों के पास आकर उनकी टैंकियों को पानी से फुल करता। अगले दिन सुबह फिर से कालू कौवा टैंकर लेकर नदी की ओर पानी भरने चला जाता। आज भी वे नदी के पास आकर पाइप लगाकर नदी का पानी टैंकर में भर रहा था। हाँ रानी मेरी दोस्त, कैसी हो? अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर लिया, वरना मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करने ही वाला था। कालू कौवे की अभी नई नई रानी कौवी से दोस्ती हुई थी, इसीलिए कालू कौवा काम के समय भी रानी कौवी से फोन पर बातें करता रहता। हाँ यार क्या करूँ, काम से छुट्टी नहीं मिलती, वरना मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें कोई अच्छी सी पिक्चर दिखाने सैनमा लेके जाऊँ। जब तक टैंकर में पानी भर रहा था तब तक कालू कौवा अपनी दोस्त रानी कौवी से फोन पर बातें करने लग गया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो रानी, टैंकर भर गया है मेरा, मैं तुमसे थोड़ी देर के बाद करता हूँ बात। अभी मुझे पानी की सप्लाई करने जंगल में जाना है। कालू कौवा फोन रख देता है और पानी से भरा टैंकर लेकर वे जंगल की ओर चला जाता है। कालू कौवा फिर से रानी कौवी से फोन पर बातों में लग गया था। वे बातें भी कर रहा था और पक्षियों की टैंकियों में पानी भी भर रहा था। हाँ हाँ रानी, तुम चिंता न करो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें। आज तो काफी ज्यादा देर हो गई थी। कालू कौवा रानी कौवी से बातों में लगा था। वे तो अभी तक टैंकर लेकर नदी के पास पानी भरने गया ही नहीं था। उल्लू सेठ, आपका बंदा अभी तक पानी का टैंकर लेकर हमारे जंगल में क्यों नहीं आया? कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। हमारी टैंकियाँ खाली हैं बिल्कुल, आप जल्दी से भेजिए उसे। क्या कालू कौवा अभी तक नहीं आया? अच्छा, परेशान न हो, मैं कालू कौवे का पता लगाता हूँ कि कहाँ है वो। हाँ उल्लू सेठ, कालू कौवे का पता लगाकर जल्दी से भेजिए उसे हमारे जंगल में। यहाँ सारे के सारे पक्षी उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम फोन रखो, मैं करता हूँ पता। मीनू चिड़िया फिर फोन रख देती है। अरे यार, ये कालू कौवा कहाँ रह गया आज, अभी तक नहीं पहुँचा। जल्दी से कालू कौवे का पता लगाना होगा, वरना एक एक करके सभी पक्षियों के मुझे फोन आने लगेंगे। फिर उल्लू सेठ कालू कौवे के मोबाइल पर फोन लगाता है, पर कालू कौवे का नंबर तो बिजी आ रहा था, क्योंकि उधर कालू कौवा अपनी दोस्त रानी कौवी से फोन पर बातें कर रहा था। अरे ये कालू कौवे का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? किससे कर रहा है ये बात? समझ नहीं आता, आज ये कहाँ पर गया हुआ है? कालू कौवे की वजह से उल्लू सेठ बहुत ज्यादा परेशान था। इधर पक्षियों के भी बार बार उल्लू सेठ को फोन आ रहे थे, जिसकी वजह से वे और परेशान हो रहा था। बस यार, वो दिन भी याद करने वाले हैं। खट्टे मीठे गोलगप्पे खाकर तो उस दिन क्या ही मजा आया था। कालू कौवा आज बातें करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे जरा याद नहीं रहता कि उसे जंगल में पानी की सप्लाई करने भी जाना है। फिर थोड़ी देर के बाद उल्लू सेठ का फोन आखिरकार कालू कौवा उठा ही लेता है। हाँ कालू कौवे, कहाँ हो यार, कहाँ हो? तुम्हें पता भी है यहाँ मुझे पक्षियों के बार बार फोन आ रहे हैं, तुम हो कहाँ? अरे बाप रे, बातों बातों में याद ही नहीं रहा कि जंगल में पानी सप्लाई करने भी जाना था। अरे भाई चुप क्यों खड़े हो, बताओ ना कालू कौवे, हो कहाँ तुम आखिर? मैं बस पानी भर रहा हूँ, नदी के पास खड़ा हूँ, टैंकर में पानी भर के बस अभी जाता हूँ जंगल। जल्दी जाओ यार, जल्दी जाओ, वहाँ पक्षी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। यहाँ पक्षियों ने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ बस जा रहा हूँ, 5 मिनट में जाता हूँ अभी। कालू कौवे से बात करके उल्लू सेठ फिर फोन रख देता है। अरे यार, रानी से बातों के चक्कर में मैं भूल ही गया कि जंगल में पानी सप्लाई करने भी जाना था। चलो जल्दी से जाता हूँ। कालू कौवा फिर टैंकर लेकर जल्दी से नदी की ओर चला जाता है। वे जा ही रहा था तभी उसे दोबारा से रानी कौवी का फोन आ जाता है। हाँ यार रानी, तुम मानोगी नहीं यार, जब मेरे घर में बहुत पहले चोरी हुई थी ना, तब तो मेरे घर से बहुत सारा सोना चुरा के ले गए थे। तब तो मैं था भी बहुत अमीर, मेरे घर में हर वक्त यहाँ वहाँ सोना पड़ा रहता था। कालू कौवा एक नंबर का फेंकू था। वे दोबारा से रानी कौवी से फोन पर लग गया था और आज तो वे टैंकर लेकर नदी की जगह कहीं और ही चला गया था। आज तो कालू कौवा बातों में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चलता कि वे नदी की जगह
आज नाले पर आ गया है और वे नाले का गंदा पानी अपने टैंकर में भर रहा है। कालू कौवे ने तो आज हद ही कर दी थी। उसे जरा अंदाजा नहीं था कि आज वे कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बस फिर क्या, नाले का गंदा पानी भर के कालू कौवा फोन पर लगा पक्षियों के जंगल में पानी सप्लाई करने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के ज़रूर भेजें।